कि हम ईमानदारी से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। आज परिवारवाद और तुष्टीकरण, इसने देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य किया है। अब लोकतंत्र में ये कैसे हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी, और मैं विशेष बल दे रहा हूं पॉलिटिकल पार्टी, आज मेरे देश के लोकतंत्र में एक ऐसी विकृति आई है जो कभी भारत के लोकतंत्र को मजबूती नहीं दे सकती। और वो क्या है बीमारी? परिवारवादी पार्टियां। और उनका तो मंत्र क्या है? पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। इनका तो जीवन मंत्र यही है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी, उनका राजनीतिक दल परिवार का, परिवार के द्वारा और परिवार के लिए, परिवारवाद और भाई भतीजावाद प्रतिभाओं के दुश्मन होते हैं, योग्यता को नकारते हैं, सामर्थ्य को स्वीकार नहीं करते हैं। और इसलिए परिवारवाद इस देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए उसकी मुक्ति जरूरी है। नमस्कार, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। मोदी जी ने आज 15 अगस्त के अवसर पर भाषण दिया। हालांकि मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन अब चूंकि बात चल रही तो कहना ही पड़ेगा कि भाषण बहुत ही लंबा, उबाऊ और निस्सार था। लेकिन हाँ, था बिल्कुल मोदी जी की प्रवृत्ति के अनुरूप। लंबी लंबी बातें जो कैसे पूरी होंगी उनका कोई मतलब नहीं। और आज तो वो थोड़ा 2 कदम और आगे बढ़ गया। उन्होंने भविष्य भी देख लिया और कहा कि 2024 में भी लाल किले से वही भाषण देंगे, ऐसा उन्होंने कहा। इसको लेकर के हालांकि उनकी बड़ी आलोचना भी हो रही है, लेकिन बहरहाल मोदी जी अपनी आलोचना और प्रशंसा से परे हैं। प्रशंसा उनको अच्छी लगती, आलोचना अच्छी नहीं लगती। अब ये सब सारी बातें हो ही रही थी, तब तक किसी विघ्न संतोषी पत्रकार ने पूछा अपने खड़गे साहब से, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से, कि साहब मोदी जी ने कहा है कि अगले साल भी लाल किले से वही झंडा फहराएंगे। खड़गे साहब ठहरे पुराने चावल, दुनिया देख रखी थी उन्होंने, देख रखी है उन्होंने बहुत ही शानदार जवाब दिया। उन्होंने कहा हाँ, झंडा फहराएंगे ज़रूर अगले साल वो, लेकिन लाल किले पे नहीं, अपने घर पर फहराएंगे। एक तरीके से देखा जाए तो मोदी जी का जो पूरा लंबा चौड़ा उबाऊ और नीरस भाषण था, उस भाषण के ऊपर छक्का अपने खड़गे साहब ने मार दिया। अब आइए बात शुरू से करते हैं। जब अपने प्रधानमंत्री आए थे, प्रधानमंत्री के बनने के पहले जब वो भाषण देना शुरू करते थे तो भी वो अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप ही भाषण देते थे। लेकिन चूंकि वो मनमोहन सिंह के गंभीर प्रधानमंत्री के रूप में जा चुके थे, या ये कह लीजिए कि उनकी अंतिम पारी चल रही थी, जा तो नहीं चुके थे, और उन्होंने बहुत कुछ करके दिखाया था, इसलिए प्रधानमंत्री पद की गरिमा और प्रधानमंत्री का पद कितना डिलीवर कर सकता था ये उन्होंने साबित कर दिया था। इसलिए जो मिडिल क्लास था, जो मोदी जी का भरपूर प्रशंसक है, वो मिडिल क्लास एक तरीके से उसने पहली बार संपन्नता देखी थी और ऐसी चीज़ें पूरी होती देखी थी जो आज उस समय से 10 साल पहले सोचना ही संभव नहीं था। मिडिल क्लास उसी मानसिकता में था। और फिर उसके बाद अपने मोदी जी आए जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, तो उस समय जब उन्होंने लंबी लंबी फेंकी तो मिडिल क्लास ने उनके ऊपर भरोसा किया। और उस समय जो मिडिल क्लास जो तैयार हुआ था अपने मनमोहन सिंह के प्रयत्नों से, उस मिडिल क्लास ने जो राष्ट्रवाद का चारा फेंका, मैं जानबूझ के 4 शब्द कह रहा हूँ, राष्ट्रवाद, इसको अन्यथा मत लीजिएगा, राष्ट्रवाद एक बहुत ऊंची फीलिंग है और जो अमूमन हर आदमी में होती है, लेकिन उसको जिस तरीके से इस्तेमाल किया अपने भारतीय जनता पार्टी ने, वो उसके लिए वो राष्ट्रवाद एक चारा ही था, ये कहने मुझे कोई संकोच नहीं। वो मिडिल क्लास जो था वो अपनी पहचान के लिए उसको राष्ट्रवाद बहुत अच्छा लगा, और उस बहरहाल वो अपने मोदी जी के लंबे लंबे फेंकने में बह गया और उसने लंबे समय तक उनको कंधे पे बैठाए भी रखा। मोदी जी के भाषणों में 2-3 चीज़ें खास होती हैं। एक तो ऐसी वो बातें करते हैं जिनको पूरा करने के लिए कोई जवाबदेही नहीं होती। जैसे आज ही उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार है, वंशवाद है और तुष्टीकरण है। अब ये एक ऐसी बातें हैं जिनको पूरी करने के लिए कुछ करना नहीं है, बस खाली बोलना है। भ्रष्टाचार को आज तक कोई नहीं मिटा पाया, मोदी जी की क्या हैसियत क्यों मिटा पाएंगे? परिवारवाद आज किस पार्टी में नहीं है, उसकी बात ही करना ही मेरा ख्याल है बेईमानी हो गया है, और ये बात भी मोदी जी अपने समझते हैं। और तुष्टीकरण तो एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेके कोई कुछ भी कर सकता है। मुझे तो भाई
ईमानदारी की बात ऐसा कुछ दिखा नहीं कि किसी पार्टी ने थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा बहुत तुष्टीकरण किया जाता है, लेकिन वो किसी भी लोकतांत्रिक देश की एक मर्यादा है कि वो अल्पसंख्यकों को लेकर के थोड़ा-सा सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। अभी अभी तक तो फिलहाल भारत एक लोकतांत्रिक देश ही है। लेकिन बहरहाल ये तीनों मुद्दे अपने नरेंद्र मोदी साहब ने आज के भाषण में उठाए, और उनके 10 साल के पहले के भी भाषण आप याद करिए तो 15 लाख रुपए और क्या नाम है और इसी तरीके की तमाम हवाई बातें वो करते थे। उसका नतीजा ये हुआ कि 10 साल के बाद कि भारत आज अकट कर्ज में डूबा है। जिन योजनाओं का श्रेय लेते हैं वो सारी की सारी वर्ल्ड बैंक की योजनाएँ हैं, और वो उनको पूरा करने में भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया जिसको आने वाली नस्लों को चुकाना है। एक बात मैं यहाँ और कहना चाहूँगा, मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा है कि ये जो सरकारी पैसों से ही पैसों की बंदरबांट होती है। तो ये मान के चलिए कि जो वर्ल्ड बैंक से जो इतना कर्ज़ा आया है और जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नए-नए दफ़्तर वग़ैरह बन रहे हैं, उनके अंतर संबंध अगर मोदी जी के जाने के बाद उजागर हो तो इसमें आश्चर्य मत मानिएगा। ये बहुत सीधी-सी बात है, और वैसे भी अपने मोदी जी बहुत बड़ी-बड़ी योजनाएँ बनाते हैं। जैसे आप लोगों को याद ही होगा, ना याद होगा तो मैं बता रहा हूँ कि जब वो गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि मैं धौलेरा सिटी बनाऊँगा जो चंडीगढ़ से भी बहुत शानदार होगी। वो धौलेरा सिटी आप लोग गुजरात जाके देख आइए, गूगल पे सर्च कर लीजिए, वहाँ अभी भी सिर्फ़ उजाड़ मैदान पड़ा है और कई हज़ार करोड़ उस सिटी के नाम पे निकाले जा चुके हैं। ना उसका कोई उनसे माँगने वाला है हिसाब, ना वो देंगे। इसी तरीके की योजनाएँ बनाने में वो माहिर हैं, जो मुझे लगता है कि पार्टी फंड और चुनाव में काम आती है। और एक दूसरा उन्होंने अडानी को तैयार कर दिया है, जो एक तरीके से उनके लिए कोषागार है, जो जब चाहते होंगे उतना निकाल के दे देता होगा, क्योंकि उसका पूरा साम्राज्य ही सरकार के भरोसे टिका हुआ है। ये कुल मिला के है। और आज भी जो अपने प्रधान सेवक हैं, उन्होंने उसी मानसिकता में अपनी सब उपलब्धियाँ गिनाई, जो मैं बता चुका हूँ कि वर्ल्ड बैंक के भरोसे की गई हैं, जिसका कर्ज़ा आने वाली नस्लों को चुकाना है, नंबर 1। और उसमें कई भ्रामक आंकड़े भी दिए, जो उनकी पुरानी आदत है, उन भ्रामक आंकड़ों को गिनाने का कोई मतलब नहीं है। वो उनकी आदत में शुमार है, वो ऐसा करते रहते हैं। नई बात बस केवल ये है जो उन्होंने कही अतिशय आत्मविश्वास में, या ये कह लीजिए कि अपने डूबते दिल को सहारा देने के लिए उन्होंने कहा कि मैं अगली बार मैं ही आऊँगा और झंडा फहराऊँगा। उसमें जैसा मैंने बताया कि अपने खड़गे साहब पुराने आदमी हैं, उन्होंने इस बात को पहचान लिया था। उन्होंने कहा कि हाँ, ये तो झंडा पक्का फहराएँगे, लेकिन ये है कि फहराएँगे लाल किले पर नहीं, अपने घर में। जैसी चीज़ें दिख रही हैं, जिस तरीके से वो राज्य हारते जा रहे हैं, हो सकता है कि खड़गे साहब की ये पेशीन गोई मतलब भविष्यवाणी सच साबित हो। और देखिए समय बहुत जल्दी आने वाला है, 5-6 महीने में ये आ जाएगा कि अपने मोदी जी अगली बार झंडा फहराते हैं या अगली बार अपने घर जाते हैं। हालाँकि बताया तो यही जाता है कि उनके कोई घर-द्वार नहीं है। बहरहाल कहीं न कहीं तो जाएँगे ही, जहाँ भी जाएँ हो सकता है हिमालय वापस तपस्या करने चले जाएँ, या हो सकता है कहीं घर बनवाया हो, पता नहीं, बहरहाल जो भी था। या उनकी माताजी जिस घर में रहती थीं, वहाँ तो जा ही सकते हैं, जो उनका मतलब पुश्तैनी घर होगा, वो भी मेरा ख़्याल है उनका पुश्तैनी घर होगा, तो वहाँ भी जा सकते हैं। पुश्तैनी घर में आदमी जाता ही है सारा जीवन बिताने के बाद। ये कुल मिला के मामला है। अब ये कहने में मुझे कोई आज की तारीख में गुरेज़ नहीं है कि अपने मोदी साहब ने आज बहुत लंबी-लंबी फेंकी, लेकिन वो जैसा मैंने बताया कि उनका पूरा भाषण जो था, निस्सार था, निस्तेज था। और सबसे बड़ी बात है कि कुल मिलाकर के वो उस भाषण का सार केवल ये है कि अहम ढपोर संखास वदामि चददामिना। उन्होंने वैसे भी पूरे 10 साल में लोगों का ध्यान भटकाने के अलावा कुछ नहीं किया है। और वो अपनी विदाई वेला में, अगर वो फिर इस बार नहीं आते हैं, तो विदाई वेला में ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि एक जर्जर भारत छोड़ के जा रहे हैं, जो बहुत तरीके की बीमारियों से, मसलन बेरोज़गारी से, भीषण महँगाई से और क्या नाम है, बढ़ते हुए अपराधों से, इनसे सबसे जो है वो इस समय के दौर से गुज़र रहा है, जिसके लिए ज़िम्मेदार पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की 2 बार की केंद्र सरकार है। और इस बात को मानने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए आप आम तौर पे देखिए कि वो मोदी जी जो अजेय समझे जाते थे और जिनकी बातों को लोग बड़े गौर से सुनते थे, आज की तारीख में हँसी के पात्र हो गए हैं। किसी भी सोशल मीडिया पे आप जाइए, लोग जो बात करते हैं उसके बारे में, जो कमेंट्स आते हैं, उनसे सबसे ये दिखाई देता है कि अपने मोदी जी अब इस समय केवल दया और हँसी के पात्र हैं। और ये उनके चेहरे पे भी दिखाई देता है, उनकी वाणी पे भी दिखाई देता है। इस बार जब वो भाषण दे रहे थे तो कई बार लड़खड़ाए। बहरहाल ईश्वर उनको लंबी आयु दे और अच्छा रखे, स्वस्थ रखे। बहरहाल अभी तो प्रधानमंत्री हैं ही। अब सन 24 में देखा जाएगा कि लाल किले से भाषण कौन फहराते हैं। फिलहाल ये कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि उनके लंबे चौड़े रुबाऊ और निस्तेज भाषण पर
अपने खड़गे साहब की एक लाइन भारी पड़ी। जैसा मैंने कहा, खड़गे साहब पुराने चावल उन्होंने दुनिया देखी है। वो उस भाषण की निस्सारता को तत्काल समझ गए और उसका बहुत ही बढ़िया जवाब उन्होंने दिया है। आगे देखिए क्या होता है। अब अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।